अपने चेहरे पर झलकती उदासी और आंखों में तैरते दर्द को आईने में देखते देखते माही अपने अतीत के गलियारों में भटकने लगती है। माँ, माँ, देखो ना, आज मैं भी आपके जैसी दिख रही हूँ। आईने में अपने प्रतिबिंब में माँ की छवि जैसी खुद को देखते हुए माही अपनी माँ परी को कहती है। हाँ मेरी प्यारी बिटिया। फिर एक लाल गोल बिंदी माही के माथे पर लगाते हुए परी कहती हैं, अब बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। देख, अब आईने में सच्ची माँ डिट्टो आपकी जैसी हूँ। अच्छा हुआ जो मैं पापा की जैसी नहीं हुई, वरना लोग कितना चिढ़ाते, काली कलूटी कहकर। मुंह बनाते हुए 10 साल की माही कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा, रंग रूप अपने हाथ में थोड़े ना होता है, वो तो भगवान की देन होती है। और बेटा, हमें रूप नहीं गुण देखनी चाहिए। तेरे पापा भले ही काले हैं पर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं और तुझे तो कितना प्यार करते हैं। मेरी नक चढ़ी। माही का नाक प्यार से खींचते हुए परी कहती हैं, पर माँ, आप इतनी गोरी और पापा इतने काले, फिर आपने पापा से शादी क्यों की? मैं तो कभी नहीं करूँगी पापा के जैसे काले लड़के से शादी। अच्छा, तो मेरी बिटिया रानी को मेरे जैसे रंग वाले से शादी नहीं करनी है, तो फिर कैसे लड़के से करनी है? सौरभ कमरे में बोलते बोलते दाखिल होते हैं और माही के पास आकर बैठ जाते हैं। पापा, मुझे माँ के जैसे गोरे लड़के से शादी करनी है, वो भी किसी रईस घर में, जहाँ नौकर चाकर हो। माँ के जैसे नहीं, जो सारा काम खुद ही करने पड़े। और हाँ पापा, मुझे 10 तोला सोना भी चाहिए। माही के इन शब्दों के साथ परी और सौरभ की हंसी फूट पड़ती है और फिर सौरभ कहते हैं, बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए आपकी माँ के जैसे ही गोरे मुखड़े वाला दूल्हा लाऊंगा और खूब सारा सोना भी दूंगा। ठीक है मेरी बिटिया रानी, पर एक बात तो बताओ, मेरी बिटिया रानी इतने सोने का करेगी क्या? सौरभ प्यार से माही को दोनों गालों को छूते हुए कहते हैं। सौरभ की बातों से माही खिलखिलाकर हंस पड़ती है और फिर कहती है, पापा, आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो, आपको इतना भी नहीं पता। खी 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 खी। हाँ, हूँ मैं बुद्धू मेरी बिटिया रानी, पर अब तो बता दे। जानबूझकर सौरभ माही के सामने बुद्धू बनने का नाटक करते हैं ताकि माही के मुंह से उसके सपनों को सुनने का मौका मिले सौरभ को। अच्छा तो मैं बताती हूँ पापा, मैं उन सोनों के गहनों को पहनकर रानी बनकर रहूँगी जहाँ मेरी शादी होगी। कहाँ से लाती है इतना खुराफात अपने छोटे से दिमाग में लाडो रानी? माथे पर हल्के प्यार से मारते हुए परी कहती हैं कि तभी माही को लगा कोई सच में उसे मार रहा है। तंद्रा टूटी तो सामने उसकी 6 साल की बेटी आन्या उसके पास खड़ी थी और हाथों को हिला हिलाकर कह रही थी, क्या हुआ मम्मा, आप रो रहे हो? आन्या की आवाज़ से माही की तंद्रा टूटती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी आंखें रो रही हैं। वो जल्दी से अपना आंसू पोंछती है और आन्या से कहती है, अरे बेटा, आप इतनी जल्दी उठ गए? अभी तो आपकी आंख लगी थी, चलिए जल्दी से सो जाइए। आन्या बेटा, देखिए रात बहुत हो गई है। मम्मा, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही है और ठंड भी लग रही है मुझे। ओ आन्या, आई एम सॉरी बेटा, मैं अभी आपको दूसरा स्वेटर पहना देती हूँ जो आपको नानी ने बड़े प्यार से बनाकर भेजा है। फिर माही आन्या को कहती है, आप यहीं बैठो, मैं अभी अलमारी से स्वेटर निकाल कर आती हूँ। और फिर उसे पहनाकर रजाई में सुला देती है। फिर माही अन्ना के बालों को सहलाते सहलाते अपनी उन्हीं यादों में खो जाती है। काश मैं पापा और माँ की बात मानी होती। काश मैं गोरी चमड़ी और रईस घराना ना देखकर लड़के के गुण को देखकर शादी की होती, तो आज ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ता। जिसे मैं हीरा समझती थी वो दरअसल कोयला निकला। कहने के लिए रमेश का मन गोरा है, पर अंदर से दिल तो काला है। उसकी दुनिया ही दिखावे वाली थी, कुछ सच्चा नहीं था, सब झूठा था। माँ बाप भाई बहन सब ने एक नकाब ओढ़ रखा था। कहने के लिए ही सिर्फ रईस घराने के इज्जतदार लोग थे, पर संस्कार किसी नीच से भी गिरा हुआ है इन लोगों का। क्या सोचा था और क्या निकले ये सभी। ओह, कितनी खुश थी मैं जब पहली बार रमेश को देखा था। पहली ही नज़र में भाग गया था। और बातें तो ऐसी जैसे संस्कार के फूल झड़ते हों, शालीनता ऐसी कि बड़े बड़े महात्मा शर्मा जाएं। और सबसे बड़ी बात, चेहरे की चमक। ओह क्या बताऊं, तीखे नाक, गहरी आंखें, उस पर गोरा रंग और ये कद काठी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बहुत सोच समझकर मेरे लिए ही बनाया हो रमेश को।
जैसा ख्वाबों में देखा था बिल्कुल वैसा ही था रमेश। बहुत खुश थी मैं अपने जीवन से। मन ही मन खुद को बहुत किस्मत वाली समझ रही थी। उन लोगों ने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। आखिर मैं भी कुछ कम नहीं थी। पर बुआ ने भी उड़ते खबरों के साथ कहा था सोच विचार कर रमेश से रिश्ता करना, क्योंकि बुआ को कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला दिख रहा था, पर कहाँ ये समझ नहीं पा रही थी। उन्हें शक हो रहा था कि इतने बड़े शहर का इतना बड़ा व्यवसायी एक साधारण बैंक मैनेजर की बेटी से रिश्ता क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं उनका शक करना सही था, या फिर वो चाहती थी कि मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे से हो, जो बहुत अमीर नहीं था पर ना बहुत सुंदर, पर लड़का बहुत लायक था। माँ पापा को भी वही पसंद था, पर मैंने रमेश को चुना क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार सा लगा था। तब खैर मेरी जिद के आगे किसी की एक न चली और मेरी शादी रमेश से हो गई और मैं इस बड़े घर की बहुरानी बनकर आ गई। शुरू शुरू में सब सपनों सा लग रहा था। नौकर नौकरानी, सुख सुविधा, आलीशान घर, बिल्कुल फिल्मी दुनिया की नायिका जैसी थी मेरी ज़िंदगी। मैं बेहद खुश थी रमेश को जीवन साथी के रूप में पाकर। बहुत प्यार करता था मुझे, अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था मुझे। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इन लोगों की असलियत बाहर आने लगी थी। फिर आन्या के होने के बाद एक बार रमेश मुझे एक पार्टी में ले गया, जहां मुझे रमेश के क्लाइंट को शराब सिगरेट पिलाकर मीठी मीठी बातें करनी थी, ताकि वो क्लाइंट रमेश को वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दे, क्योंकि रमेश की कंपनी कर्ज तले दब चुकी थी और उसके पास मेरा इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। और तब मुझे समझ में आया इन लोगों के ऊपर चढ़ा दिखावे का नकाब का और इस रईस घराने की असलियत। मैंने काफ़ी कोशिश की रमेश को समझाने की, पर जब इंसान अपनी इंसानियत से गिर जाता है तब उसे सिर्फ प्रॉफिट लॉस की चिंता होती है, और उसे चिंता होती है अपने स्टेटस की जो समाज में बनी हुई है। अब तक तो ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी और वो ख्वाबों का मीनार भी ध्वस्त हो चुका था। ये था बड़े शहरों के बड़े घराने की असलियत, जो अपनी बहू बेटियों का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तब समझ में आया ये कोई रईस नहीं बल्कि कर्ज में डूबा एक परिवार है जो अय्यासियों में डूबा हुआ है। सब बस दुनिया की भीड़ में खड़े हैं बड़ा दिखाने में। शराब सिगरेट पार्टी साटी, बस यही है इनकी ज़िंदगी। खुशियों के नाम पर बस यही है इनके पास। क्या ऐसी ही ज़िंदगी के लिए मैं सपने सजोती थी, जहाँ प्यार के नाम पर ये सब होता है। और रमेश की बात क्या कहूँ, वो तो अपनी गोरी चमड़ी और पैसे के अहम में इतना डूबा था कि उसे बस रात रंगीन ही दिखती है। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि हर पल मुझे नीची नज़रों से ही देखता था। पर उनके बिजनेस क्लाइंट के लिए मैं सबसे बड़ी इक्का थी। तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है और नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ रमेश अंदर आता है। आते ही माही को गाली देकर कहता है, ब्लडी बास्टर्ड, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? और अब तक तूने मेरे जूते क्यों नहीं उतारे? चल जल्दी आ, गाली देते हुए, और उतार मेरे जूते। माही रमेश का गुस्सा देखकर डर के मारे भाग कर आती है और रमेश के जूते उतारने लगती है कि तभी रमेश माही का बाल पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाता है और अपने हाथों में पकड़े सिगरेट से माही के कंधे पर दाग देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से आज एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हाथ से निकल गया। मैंने कहा था ना कि अच्छे से तैयार होकर कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाना और क्लाइंट को खुश करना। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है माही? सिगरेट की जलन से माही के मुंह से एक लंबी आह निकलती है और आंखों से निर्झर धारा बह जाती है। फिर उसे बालों से खींचकर बेड पर लिटा देता है और जैसे ही रमेश माही पर झपटा है वैसे ही आन्या की आंखें खुल जाती हैं और वो माँ की बेबसी और पिता की अय्यासी देखकर चीख पड़ती है। बेटी की चीख और आंसू देखकर माही रमेश को जोर का झटका देकर नीचे गिरा देती है और आन्या को गोद में उठाकर बाहर भाग जाती है। इतनी देर में घर के अन्य सदस्य भी रमेश के कमरे में पहुंच जाते हैं। रमेश को नीचे गिरा देखकर रमेश की मॉम तारा जी कहती हैं, व्हाट हैपेंड रमेश, एंड वाई आर यू लेइंग डाउन, वेयर इज़ माही? नथिंग मॉम, बस आप माही को देखो कहाँ है। और कहाँ होगी? होगी वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, सर्वेंट रूम में, सरला के पास। और जा भी कहाँ सकती है, ब्लडी बास्टर्ड। सिल्क का गाउन और हाथों में सिगरेट का धुआं छोड़ते पूरे एटीट्यूड में तारा कहती हैं,
फिर से आज वही हुआ। आई एम टेलिंग यू रमेश, इसका कुछ करो वरना ये औरत हमारे सपनों पर पानी फेर देगी। यदि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट हाथ से जाते रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगे एंड हमारी इतनी इंसल्ट होगी इंडस्ट्रीज़ में। रमेश के डैड जतिन खन्ना हाथ में सिगरेट पीते हुए कहते हैं, आई नो डैड, बट सी इज़ नॉट एग्री फॉर दिस। बट डोंट वरी मॉम, डैड आई विल हैंडल हर। आधे नशे की हालत में रमेश कहता है, ओके रमेश, गुड नाइट, कल बात करते हैं। ऐसा कहकर तारा और जतिन अपने कमरे में चले जाते हैं और रमेश भी सो जाता है। पर सरला काकी के कमरे में बैठी माही के आंखों से नींद कहीं गायब थी। वो किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती थी। उसे निकलना था इस नर्क से, पर हर रास्ते इन दोनों ने बंद कर रखा था। उसके पैरों में आन्या के नाम की मोटी बेड़ियां बांध रखा था। कैसे छोड़ सकती थी वो अपनी फूल सी बच्ची को इन लोगों के हवाले। बस यही सोचकर उसके पैर ठिठक जाते थे। यही सब सोच सोचकर माही के आंखों से निर्झर धारा बह जा रही थी। तभी सरला काकी उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, अब बस भी कीजिए बहू रानी, कब तक ऐसे बैठकर आंसू बहाती रहेंगी। जब पानी सर से ऊपर हो जाए तब तैर कर ऊपर आ जाना चाहिए, ना कि उसमें डूब कर मर जाना चाहिए। काकी, पर कैसे निकलूं इस जहन्नुम से? सब रास्ते मेरे लिए बंद है काकी। हर वक्त इन लोगों की नज़रें मेरे पर रहती हैं। यहाँ तक कि बाहर जाने पर भी पाबंदी है, और गलती से गई भी तो मॉम या रमेश मेरे साथ साय की तरह रहता है, और मायके भी जाना बंद करवा दिया गया मेरा। तो आप ही बताओ मैं कैसे बाहर निकलूं? ठीक है बहू रानी, मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ, फिर यहाँ से बाहर निकालने में आपकी सहायता करूँगी। पर सरला काकी, आप भी तो मुश्किल में पड़ जाएंगी। ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे में आप जाएंगी कहाँ? आपको तो इन लोगों के सिवा और भी कोई है नहीं ना काकी। मैं आपको और मुश्किल में नहीं डाल सकती। आपने बहुत किया मेरे लिए, आप ना होती तो मैं कब का हार गई होती। पर बहू रानी, अब मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते नहीं देख सकती। एक को तो नहीं बचा सकी, पर आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब सरला काकी, एक को नहीं बचा सकी? अब क्या बताऊँ बहू रानी, ये पैसों वालों की दुनिया बहुत अजीब होती है। आपसे पहले भी इस घर में ऐसा ही होता आया है। वो रमेश बाबा का, वो कहते कहते सरला काकी रुक जाती हैं। सरला काकी की बात सुनकर माही की भौवें तन जाती है, और अब तक आँख के आंसू भी थम चुके थे। वो सरला काकी को पकड़कर झकझोरते हुए कहती है, सरला काकी बताओ ना, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या छुपा रही हैं आप? प्लीज़ सरला काकी बताओ ना, और कितने राज छुपे हैं इस घर में? माही के जिद करने पर सरला काकी उस राज पर से पर्दा उठाती है जिसे इस घर की चारदीवारी में दफन कर दिया गया था। खैर, सरला काकी एक लंबी सांस लेती हैं और फिर कहती हैं, रमेश बाबा की पहली पत्नी के साथ भी यही सब हो रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, यही मुंबई की ही थी, पर एक छोटी सी कमी थी उसमें। वो साधारण परिवार की थी। उसके पिताजी छोटे मोटे रिपेयरिंग पार्ट्स का दुकान चलाते थे। एक बार रमेश की गाड़ी पारुल के पापा के दुकान के पास खराब हो गई, और इत्तेफाक से वहाँ उस दिन पारुल भी अपने पापा की दुकान में आई हुई थी। बस फिर क्या था, रमेश का दिल आ गया उस पर, और हो गई शादी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका मायका आना जाना बंद। उसे भी ऐसे ही नज़रबंद रखा जाने लगा। बहुत प्यारी थी वो भी, पर उसके इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाने लगा। उसे पहले बड़े घराने की रईस औरतों की तरह डाला गया, और फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वो भी सिगरेट और शराब की आदी होने लगी। अक्सर पारुल शराब के नशे में मुझसे कहती थी, सरला काकी, मुझे ये ज़िंदगी रास नहीं आती है, मैं क्या करूं काकी, बताओ ना। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुझे अपनी माँ की गोद में सर रखकर जी भर रोना है काकी, और पूछना है मुझे उनसे कि क्यों कराया मेरा ब्याह इन ऊंचे महलों में। मैं जीना चाहती हूँ, पर किसी की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी खुशी से। मैं माँ बनना चाहती हूँ काकी, पर ये सुख भी मुझसे छीन लिया इन लोगों ने, सरला काकी, छीन लिया। ऐसा कहकर पारुल मेरे गोद में सर रखकर जी भर रोती थी। और फिर रात का नशा उतरने के बाद फिर वहीं सब। फिर एक दिन अचानक पारुल ऐसी निद्रा में सोई कि फिर कभी नहीं जागी। उसके जाने के 1 साल बाद आप बहू बनकर आ गई। बहू रानी,
कहते कहते सरला काकी की आंखें भर आती हैं। ये सब सरला काकी के मुंह से सुनकर माही के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ रहा था कि रमेश और उसके परिवार ने कानपुर जाकर शादी क्यों की। मुंबई से कानपुर, ओह, ताकि उसके अतीत की परछाई हम लोगों को ना पड़े। पारुल की दर्द भरी दास्तां सुनकर माही की आंखें नम तो जरूर हो जाती हैं, पर एक सवाल जो माही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पारुल को माँ बनने से क्यों रोका गया। इसलिए इस बात को जानने के लिए माही सरला काकी से एक सवाल करती है। सरला काकी को भी पता था ये सवाल जरूर उठेंगे माही के मन में, इसलिए उन्होंने बिना किसी और सवाल जवाब के इसका जवाब देती हैं। दरअसल उन दिनों रमेश का कारोबार आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी। रमेश और उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि पारुल उस समय बच्चे को जन्म दे और वो माँ बनकर रह जाए। हर रात उस घर में बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा लगता था। अरे कौन नहीं आता था उस पार्टी में बहू रानी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म जगत के लोग, मीडिया, फलाना ढिमका सभी रहते थे। कामहिता साहब का जमीन जत्था से जुड़ा हुआ तो पहचान तो बड़े लोगों से होनी ही थी। सरला काकी आज सब कुछ बोल देना चाहती माही को, पर माही तो अब एक दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। इसलिए वो सरला काकी के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई, मानो कोई मंदिर में भगवान के सामने बैठकर याचना कर रहा हो। सरला काकी, अब आप ही हैं जो मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल सकती हो। मैं नहीं मरना चाहती काकी, मैं अपनी बेटी आन्या के लिए जीना चाहती हूँ। मुझे निकालो सरला काकी, कहते कहते फूट पड़ी माही। शांत हो जाइए बहू रानी, शांत हो जाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको यहाँ से बाहर निकालने में, पर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और विश्वास रखिए। ऐसा कहकर सरला काकी माही को वहीं सोने को कहती हैं और खुद नीचे ज़मीन पर लेट जाती हैं। माही के पास अब बस यही एक रास्ता बचा था, इसलिए वो सरला काकी के भरोसे पर विश्वास करके उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगी। और सरला काकी माही के बाहर निकालने की तैयारी। सरला काकी अक्सर सब्जी लेने बाहर जाया करती थी, इसलिए माही के निकलने की योजना मन ही मन बनाने लगी। सरला काकी को पता था अगर माही को उसके मायके भेजा गया तो ये लोग फिर से रिश्तों की दुहाई देकर माही को अपने चंगुल में फंसा देंगे और माही के माता पिता कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो माही के हालात के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं था। इसलिए काफ़ी सोच विचार करके बाद में उन्हें कुछ विचार आया और वो झोला उठाकर बाजार के लिए निकल पड़ी। सब्जी मंडी के पास ही रेलवे स्टेशन था, इसलिए वो तुरंत सब्जी मंडी से सीधा रेलवे स्टेशन गई और अपने गांव खंडवा का एक टिकट ले लेती हैं। वहीं खंडवा, जहां जतिन खन्ना का पुश्तैनी मकान हुआ करता था, और वहीं सरला काकी रहती थी। माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद जतिन खन्ना की दादी ने सरला काकी को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया था और आज तक वो इस घर के नमक का कर्ज चुका रही थी, खुद को इन लोगों को समर्पित करके। पर आज सरला काकी इंसानियत का कर्ज चुकाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगा दिया था। खैर, सरला काकी ने जोश जोश में टिकट तो ले ली थी, पर माही को उस चार दीवारी से बाहर निकलना किसी दुश्मन के गिरफ्त से बाहर निकलने जैसा था, क्योंकि घर के हर कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा था और मेन दरवाजे पर वॉचमैन की पहरेदारी। अब इन सब की आंखों में धूल झोंककर सरला काकी को, बहू रानी को बाहर उसकी मंजिल तक पहुंचाना था, पर कैसे? ऐसा सोचते सोचते सरला काकी आहिस्ता आहिस्ता सब्जी मंडी से गुजर रही थी कि तभी पीछे से रामदीन सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई देती है। अरे काकी, कहाँ खोई हो? आज सब्जी नहीं लोगी क्या? रामदीन की आवाज़ सुनकर सरला काकी अपनी उधेड़ बुन से बाहर आ जाती हैं और थोड़ा चिंतित स्वर में कहती हैं, अब क्या बताएं रामदीन कि हम कहाँ खोए हैं। बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है हमें। इतने बरस हो गए तुमको जाने काकी, पर कभी इतने परेशान ना देखे तुमको। का कुछ हवेली में हुआ है का काकी, जो तुम इतने चिंतित हो? बताओ, कुछ मदद करेगा हम? ना, तुमसे नहीं हो पाएगा रामदीन। अच्छा छोड़ो ये बात रामदीन, तुम ये सब्जी तौल दो और ये झोला इसमें भर दो। सरला काकी उदास स्वर से कहती है, अरे काकी, एक बार बोल के तो देखो, ये रामदीन आपकी खातिर अपना जान भी हाजिर कर देगा। हम नहीं भूले हैं काकी तुम्हारा एहसान। हमार बेटवा तोहरे कारण जिंदा है काकी। जे तुम वक्त पर पैसे ना देती तो जाने का होता काकी। तुम तो हमारे लिए भगवान हो काकी। अब उसी की खातिर एक बार बता दो। रामदीन के काफ़ी जिद करने के कारण सरला काकी उसे कोने में ले जाती हैं, फिर
कहती हैं, ठीक है रामदीन, अगर तुम इतना कहते हो तो वादा करो कि मैं जो कहूँगी वो करोगे, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, ठीक है रामदीन। सरला काकी की बातों से रामदीन को इतना तो पता चल चुका था कि काकी जरूर कुछ बड़ा बात कहने जा रही हैं, इसलिए रामदीन काकी का भरोसा जीतने के हिसाब से कहता है, आप हुक्म तो करो काकी, ये रामदीन का वादा है, ये बात किसी और तक ना पहुंच पाएगी। तो ठीक है रामदीन, कल रात 12 बजे अपने बेटे का ऑटो लेकर हवेली के पीछे आ जाना और बहू रानी को उस पर बैठाकर सही सलामत रेलवे स्टेशन तक छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और जब तक ट्रेन खुल ना जाए तुम्हें बहू रानी के साथ ही रहना होगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछना रामदीन, बंगले के बारे में मैं और कुछ नहीं बता पाऊँगी। सरला काकी की बात सुनकर रामदीन थोड़ी देर के लिए ठिठक सा जाता है, क्योंकि बड़े लोगों की बात थी, कहीं पकड़ा गया तो सीधा जेल भेज देंगे वह लोग, आखिर ठहरे पैसे वाले लोग। ये सोचकर रामदीन के चेहरे पर डर के भाव तैरने लगे थे। वो चाह कर भी हाँ बोलने से कतरा रहा था और सरला काकी उसके हाँ का इंतजार कर रही थी। जब रामदीन थोड़ी देर कुछ नहीं बोला तब सरला काकी कहती, क्या हुआ रामदीन, बड़े लोगों का नाम सुनते ही अपने वादे से मुकर गए? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दूसरे पल में बोलती बंद। बोलो रामदीन, इंसानियत के नाते उस बच्ची को वहाँ से निकाल लाओ रामदीन, नहीं तो बहुरानी घुट घुट कर मर जाएगी उस कोठरी में। कहते कहते सरला काकी के आंखों से आंसू छलक उठता है, जिसे देखकर रामदीन कहता है, ठीक है सरला काकी, आप जैसा बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं सही सलामत बहुरानी को ट्रेन में बैठा कर ही आऊँगा। अगर आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। धन्यवाद रामदीन, हमारी मदद करने के लिए। इसके लिए मैं और बहुरानी हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। ठीक है, फिर कल 12 बजे बंगले के पीछे दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ रामदीन, मुझे और भी कई काम करने हैं। ठीक है सरला काकी, अपना ख्याल रखना। फिर रामदीन अपने काम में लग जाता है और सरला काकी झोला उठाकर बंगले की तरफ बढ़ जाती हैं, माही के रास्ते में अटके रोड़े को हटाने के लिए। सरला काकी बंगले में पहुँचते ही भोला घर का दूसरा नौकर को झोला पकड़ा देती हैं और तेज कदमों से माही के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। जैसे ही माही के कमरे के पास पहुँचती हैं वैसे ही तारा जी की आवाज़ आती है, सरला तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था कि मेरी बहुरानी से दूर रहा कर, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? तारा जी की खरी खोटी सुनकर सरला काकी वहाँ से इस उम्मीद में चली जाती हैं कि आज न सही कल का दिन तो है, उनके पास मौका देखते ही बहुरानी को बता देंगे। खैर, ये दिन इसी उधेड़ बुन में निकल जाता है। सुबह तड़के उठकर सरला काकी अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटाती हैं ताकि मौका मिलते ही माही को बता सके कि आज रात 12 बजे उसकी आज़ादी की रात है और उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है। इसीलिए सुबह का चाय नाश्ता लेकर सरला काकी माही के कमरे की तरफ जैसे ही जाती हैं वैसे ही तारा जी फिर से मिल जाती हैं और उन्हें वहीं रोकते हुए ज़ोरदार डांट लगा देती है, सरला तुझे कितनी बार कहा है कि जितना कहा जाए उतना ही किया कर। तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर ही रह। माही की माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम छोटे लोगों की इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती? ओ गॉड, गुस्से से आंख भींचते हुए देखती हैं, फिर कहती हैं, अब ये नाश्ता यहीं रख और जा यहाँ से रसोई का काम देख। रात को कुछ खास मेहमान आने वाले हैं तो भोला के साथ मिलकर कुछ खास व्यंजन तैयार कर। सरला काकी उम्र में भले ही तारा जी से बड़ी थी पर औदा तो आखिर नौकरानी का ही था, इसलिए अपने आंखों के आंसू को आंखों में छुपाते हुए बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतर जाती हैं। पर सरला काकी का मन बेचैन था। उन्हें किसी भी हाल में माही तक ये बात पहुंचानी थी कि आज रात उन्हें इस घर से बाहर निकलना है। पूरे दिन सरला काकी माही से बात करने की पूरी कोशिश करती रही पर रात होने के थे और अब तक माही से बात नहीं हो पाई थी। रात के अंधकार के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वक्त कम था और प्लानिंग ज़्यादा करना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे माही तक ये बात पहुंचाएं। उनका मन रसोई से हटकर बार बार माही के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और देखते देखते मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। अब सरला काकी को इंतज़ार था तो माही के नीचे आने का, इसलिए वो बीच बीच में रसोई से निकलकर सीढ़ियों पर अपनी निगाह टिका लेती थी। सरला काकी की बेचैनी रसोई में काम करने वाला भोला की आंखें भी पढ़ ली थी, इसलिए भोला सरला काकी से कहता है, क्या बात है काकी, आज कुछ ज़्यादा परेशान हो क्या या तबीयत ठीक नहीं है जो बार बार अंदर बाहर किए जा रही हो?
अरे ना रे भोला, सब ठीक है, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। माथे को साड़ी के आंचल से पोंछते हुए सरला काकी कहती हैं। अरे तो जाकर आराम करो, हम देख लेंगे यहाँ का। भोला काकी को देखकर कहता है। ना ना भोला, हम ठीक हैं। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो मेम साहब तो जीना हराम कर देंगी हमारा और तुम्हारा। तू परेशान मत हो, बस जल्दी जल्दी हाथ चला। देख, मेहमानों का आना शुरू हो गया है। अच्छा भोला, बता क्या क्या तैयार हो चुका है अब तक। मेनू पेपर उठाते हुए सरला काकी कहती हैं। स्टार्टर में मशरूम फ्राई, पनीर टिक्का, गार्लिक कॉर्न क्रिस्पी, बेस कबाब रेडी है। सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, कॉर्न सूप रेडी है। मेन कोर्स दाल मखनी, बटर नान, चपाती मिक्स वेजिटेबल, भिंडी, पनीर कोफ्ता, राइस, बटर चिकन, चिकन हरा कबाब। अभी सरला काकी पूछ ही रही थी कि तभी माही की आवाज़ सरला काकी को सुनाई पड़ती है। रमेश प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ रमेश। माही की दर्द भरी आवाज़ सुनकर काकी रसोई से भागकर सीढ़ियों के पास आती हैं, जहां रमेश माही को ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने कमरे से बाहर आ रहा था और माही बैकलेस रेड गाउन और हाई हील पहने रमेश से नहीं जाने की गुजारिश कर रही थी और रमेश गुस्से से उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। ब्लडी बास्टर्ड, तुझे यहाँ रानी बनाकर इसलिए नहीं रखा है ताकि तुम अपनी मनमर्जी चला सको, बल्कि रानी बनने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये जो महंगे महंगे कपड़े, ये मेकअप, ये रईसों की तरह जीना, ये तरह तरह के सेंट ऐसे ही नहीं मिलते। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है और सेक्रीफाई करना पड़ता है, तब जाकर मिलता है ये सुख और आराम। ब्लडी रास्कल। देखो माही, आज मेरा मूड मत खराब करो। अगर आज ये इन्वेस्टर हाथ से निकल गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर 2 कस सिगार का लगाता है, पल भर के लिए कुछ सोचता है, फिर थोड़ा शांत होते हुए माही को कहता है। अरे मैं कौन सा तुम्हें उन लोगों के साथ रिलेशन बनाने को बोल रहा हूँ। बस यही कह रहा हूँ कि अपनी मनमोहक अदा से उस क्लाइंट का मन मोह लो, जिससे हमारा काम बन जाएगा और हमारी डूबती नैया पार हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माही, हमें तुम्हारी ज़रूरत है यार। 10 करोड़ का लोन है हमारे ऊपर और मिस्टर बक्सी हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये लोन जल्द से जल्द चुका देंगे। माथे पर टेंशन की लकीर और सिगार का कस लगाते हुए रमेश थोड़ा बेबस होते हुए कहता है। आज रमेश थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में था, क्योंकि आज अगर मिस्टर बक्सी हाथ से निकल गया तो शायद इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी खन्ना परिवार को। रमेश माही को ये सब सुना रहा था और सीढ़ियों के नीचे खड़ी सरला काकी माही को इशारे से कुछ कह रही थी जो माही को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए माही रमेश के साथ नीचे उतरने लगती है और जानबूझकर 3 सीढ़ियों से गिर जाती है ताकि काकी से बात करने का मौका मिल सके। माही गिरते के साथ जोर जोर से ऊ आह करने लगती है ताकि सरला काकी का सहारा मिल सके और बात जान सके। माही ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही हुआ। सरला काकी उसे सहारे से सोफे पर बैठाती है और रमेश की नज़रों से छुपाकर माही के हाथों में एक पर्ची पकड़ा देती है और बस 2 शब्द बोल पाई, आज 12 बजे। सरला काकी के कहे शब्द और उस पर्ची की वजह से माही ना चाहते हुए भी रमेश के साथ बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है, जहां शराब और शबाब से भरी पार्टी चल रही थी। रमेश माही के बाहों में हाथ डाले पार्टी में जाता है और 55 साल के जाने माने करोड़पति मिस्टर बक्सी से माही को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर बक्सी माही की सुंदरता देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। खुले खुले गाउन में माही खुद को काफ़ी असहज महसूस कर रही थी, पर देखने वालों की नज़र में माही आज बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। उसका आकर्षण भरा चेहरा देखकर मिस्टर बक्सी तो माही की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लगे थे, जिसे देखकर रमेश, ताराजी और जतिन जी के चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीर खिंच गई। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनके जीवन की कठिनाइयाँ खत्म होने वाली है। इसलिए माही को मिस्टर बक्सी के आवभगत में लगाकर रमेश और उसके माता पिता दूसरे मेहमानों में बिजी हो जाते हैं। इधर मिस्टर बक्सी बातों बातों में माही के खुले बदन को छूने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से माही काफ़ी असहज महसूस कर रही थी और मन ही मन अपमान की अग्नि में जल रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी वहाँ से उठकर भाग जाए, पर रमेश का वो दरिंदगी वाला चेहरा सोचकर सहम जाती। कैसे भूल सकती थी वो रमेश का वो चेहरा जो उसे हर छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करता रहता है।
कई बार तो उसकी प्रताड़ना से कई कई दिनों तक बेजान बेसुध पड़ी रहती थी, पर कोई उसके दर्द पर मलहम लगाने नहीं आता था, जिस पर कई बार उसके इनकार करने पर बेल्ट के लंबे लंबे निशान खिंच जाते थे, तो कभी सिगरेट की जलन से कराह उठता था उसका तन बदन। ये सब सोचकर माही की आंखें सजल हो जाती हैं, पर मिस्टर बक्सी की अश्लील बातों से क्रोध की अग्नि में जलकर वो आंसू आंखों में ही ठहर जाती है। खैर, किसी तरह माही कुछ देर यही सब सोचकर बैठी रहती है। फिर वॉशरूम का बहाना करके बेसब्री से वॉशरूम में आ जाती है और जल्दी से काकी की दी हुई पर्ची पढ़ती है। उसमें लिखा था, बहू रानी, आज रात 12 बजे आपकी ट्रेन है। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस आपको कैसे भी करके पार्टी से निकलकर आन्या को लेकर पीछे के दरवाजे के पास आना है। सरला काकी की पर्ची पढ़कर विधि की आंखों से निर्झर धारा बहने लगती है और आंसुओं के बीच खुशी की एक छोटी रेखा खिंच जाती है, पर अगले ही क्षण चेहरे पर एक चिंता की लकीर दिखने लगती है और सवाल करने लगती है, क्या सच में मेरा यहाँ से निकलना मुमकिन है? क्या सरला काकी की बदौलत मैं इस रावण की लंका से आज़ाद हो पाऊंगी? कैसे? फिर माही की नज़र खड़ी पड़ जाती है, जिसमें 10:30 बज रहे थे। अगर आज 1 घंटे के अंदर नहीं निकल पाई तो शायद फिर कभी नहीं निकल पाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते माही कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जाती है और अपनी आंखों को चारों दिशाओं में दौड़ाती है कि तभी फिर से मिस्टर बक्सी उसके पास आकर बात करने लगते हैं। वेयर वाज यू? आई एम वेटिंग। ऐसा कर माही को वहीं लगे सोफे पर बैठने को कहता है और खुद भी खिसक कर बगल में बैठ जाता है, जिससे माही को अनकंफर्ट फील होता है। वो मिस्टर बक्सी से खुद को बचाने के लिए वाइन का गिलास लेती है और जानबूझकर अपने कपड़े पर गिरा लेती है। फिर सॉरी सॉरी कहकर मिस्टर बक्सी के पास से उठकर अंदर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी रमेश आ जाता है और उसका हाथ खींचकर कहता है, वाई आर यू गोइंग माही? आई एम नॉट गिविंग परमिशन फॉर दिस। अभी सारे मेहमान यहीं हैं एंड अभी बस सब डिनर करने वाले हैं और तुम्हें भी यहीं रहना है। रमेश की बात सुनकर माही पल भर के लिए डर से सकमका जाती है, फिर हिम्मत करके कहती है, वो मेरे कपड़े पर वाइन गिर गई है तो मैं चेंज करने जा रही हूँ और आन्या की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझे उसे भी देखना है। माही की बात सुनकर रमेश उसे ऊपर से नीचे घूरता है, फिर जाने की इजाज़त दे देता है, क्योंकि मिस्टर बक्सी काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे थे और एग्रीमेंट साइन करने को राजी थे। रमेश के मुंह से हाँ सुनकर माही तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागती है और फटाफट अपने कपड़े चेंज करके आन्या को गोद में उठाकर घर के सभी सहायकों से नज़रें छुपाकर पीछे के दरवाजे की तरफ भागती है, जहाँ सरला काकी माही का पहले से ही इंतजार कर रही थी और चिंता के मारे इधर उधर टहल रही थी। और जैसे ही उनकी नज़र माही पर जाती है, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो भागकर माही के पास जाती हैं और उसके माथे पर अपना आशीष भरा हाथ रखते हुए एक छोटा सा बैग देते हुए कहती हैं, बहू रानी, इसमें कुछ कपड़े हैं आपके और बिटिया के और कुछ पैसे जो अनजान शहर में आपके काम आएंगे, साथ में ट्रेन की टिकट और एक चिट्ठी जो ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। अब जल्दी बाहर चलिए, इससे पहले कि कोई आ जाए। बाहर रामदीन रिक्शा लेकर खड़ा है, वो आपको स्टेशन तक छोड़ देगा और जब तक ट्रेन खुल नहीं जाती वो आपके साथ रहेगा। ऐसा कहकर सरला काकी माही को रामदीन के पास ले जाती हैं और रिक्शा में बैठाने लगती हैं कि तभी माही सरला काकी के गले से लिपट कर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, सरला काकी, मैं कैसे आपका ये एहसान उतार पाऊंगी? आज आपकी वजह से मैं आज़ाद हो रही हूँ। आपने मुझे और मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी दी है काकी। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। कहते कहते काकी के पैरों में गिर पड़ती है। नहीं बहू रानी, मैं कोई भगवान नहीं, बस एक छोटी सी इंसान हूँ और मैंने तो बस इंसानियत निभाया है। ऐसा कहकर माही को गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं, जैसे कोई माँ अपनी बेटी की विदाई के समय रोती है। ठीक वैसे ही क्षण भर के लिए दोनों ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर सरला काकी माही को संभालते हुए कहती हैं, अब बस बहू रानी, अब कभी आपके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। फिर माही को रिक्शा में बैठाते हुए रामदीन को कहती है, जल्दी से बहू रानी को स्टेशन पहुंचा देना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और बहू रानी को अच्छे से बैठा कर ही आना। अब बिना एक पल की देरी किए निकलो। ठीक है काकी, कहकर रामदीन रिक्शा भगा लेता है और माही अपना सिर रिक्शा से बाहर निकाल कर तब तक देखती है जब तक वो काकी से ओझल नहीं हो जाती। माही के ओझल होते ही सरला काकी जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं ताकि माही के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आए और वो इस घर, इस शहर और इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए।
रात के 11:30 हो रहे थे और बाहर पार्टी अभी चल रही थी। इसी बात का सुकून भी था सरला काकी को कि पार्टी की आड़ में किसी को माही का ध्यान नहीं आएगा और सुबह जब सबकी आंखें माही को ढूंढेंगी तब तक माही इस शहर से इनसे बहुत दूर जा चुकी होगी, जहाँ तक ये लोग सोच भी नहीं सकेंगे। यही सब सोचते सोचते 12:30 बजे सरला काकी की आंख लग जाती है और सुबह शोर के साथ उनकी आंखें खुलती है। काकी काकी दरवाज़ा खोलो, जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए आन्या की देखभाल करने वाली लतिका आवाज़ लगाती है। लतिका की आवाज़ सुनकर सरला काकी को अंदाज़ा हो गया था कि माही के बारे में सभी को पता चल चुका है और वे सभी उनका ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यही सोचकर सरला काकी आए दिन की तरह हल्की मुस्कान लिए दरवाज़ा खोलती हैं और लतिका से कहती हैं, अरे क्या हो गया है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटे जा रही है? अरे कुछ नहीं काकी, बस बहुरानी और आन्या बेबी को ढूंढ रही थी। काकी के पीछे अपनी नज़रें काकी के कमरे में दौड़ाते हुए लतिका कहती है, ये सोचकर कि बहुरानी और आन्या बेबी काकी के कमरे में होंगी। देखने के बाद जब बहुरानी और आन्या बेबी नहीं दिखी तब लतिका बुदबुदाती है, यहाँ भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं दिख नहीं रही है दोनों, जाने कहाँ गई। लतिका को बुदबुदाते देख सरला काकी उससे पूछती है, क्या हो गया लतिका, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? बता क्या बात है, तभी मैं तेरी मदद कर पाऊंगी ना। अरे काकी क्या बताऊं, गजब हो गया, बहुरानी और आन्या बेबी कहीं दिख नहीं रही हैं। पूरा घर छान मारा, ये दोनों माँ बेटी मुझे कहीं मिल नहीं रही हैं। अब मैं कैसे बड़े साहब और छोटे साहब को बताऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है काकी। ऐसी कैसी बातें कर रही है तू लतिका? बहुरानी यहीं कहीं होगी, देख जाकर ठीक से। जानबूझकर चेहरे का भाव आश्चर्यचकित दिखाते हुए सरला काकी कहती हैं। तब तक घर का सफाई कर्मी बड़े साहब और मेम साहब को यह खबर पहुंचा देता है, जिसे सुनकर सब नीचे आन्या आन्या चिल्लाते हुए आ जाते हैं और सभी सहायक कर्मी को बुलाते हैं और सबको कहते हैं, पूरे घर और बाहर गार्डन में देखो माही को, शायद बाहर गार्डन में होगी। सभी सहायक कर्मी पूरे घर से बाहर तक ढूंढते हैं पर माही और आन्या कहीं नहीं मिलती हैं। रमेश इस खबर से गुस्से में तिलतिला उठता है और वो चीखते हुए कहता है, ढूंढ निकालो उस बास्टर्ड को जिसने हमारे मुंह पर कालिख पोत कर चली गई। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिलैक्स बेटा रिलैक्स। हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं और माही और आन्या के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। मिस्टर जतिन खन्ना रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं। इधर तारा जी गुस्से से सभी सहायक कर्मी को फटकार लगा रही थी और सभी से बारी बारी से पूछताछ करती हैं। साथ में सबको डरा भी रही थी कि ये बोलकर कि अगर तुम लोगों में से किसी का हाथ हुआ माही को यहाँ से बाहर निकालने में तो उसे जेल की हवा खाने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए जो भी है जल्दी बता दो। पर किसी ने माही को जाते देखा होता तभी तो कोई कुछ बोल पाता। यहाँ तो सभी रात भर मेहमानों के आवभगत में लगे थे, यहाँ तक कि गेट का दरबान भी। किसी के कुछ नहीं बोलने पर रमेश सीसीटीवी की फुटेज देखता है, जिसे माही और अपने कमरे में जाते तो दिखाई देती है पर बाहर आते नहीं दिखती। फिर रमेश पीछे के दरवाजे का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जो ब्लैंक था। शायद कैमरा खराब था, बंद था, इसलिए वो तुरंत घर के सीनियर सहायक कर्मी विपिन से पूछता है, पीछे का कैमरा क्यों बंद है? जी वो कुछ दिनों से ख़राब था, वो टेक्नीशियन को बुलाया था पर बिजी होने की वजह से वो आज कल कर रहा था। डर से हड़बड़ाते हुए विपिन कहता है, जाहिल जंगली, क्या इसी बात के पैसे मिलते हैं तुम्हें? एक काम तुम लोग ठीक से नहीं कर पाते। अब जाओ यहाँ से और बाहर जाकर पता लगाओ माही का। रमेश और जतिन जी दोनों चिल्लाते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाता है। पुलिस सारी इंक्वायरी करके रमेश और उसके माता पिता को भरोसा दिलाते हैं कि वो जल्द से जल्द माही और आन्या को ढूंढ निकालेंगे। ये कहकर पुलिस वाला चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद रमेश और उसके माता पिता को एहसास होता है कि अगर पुलिस ज़्यादा छानबीन की तो उसके घर के राज बाहर आ जाएंगे और वे लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। इसीलिए पुलिस पर दबाव डालना उन लोगों को उचित नहीं लगा। खैर, वे लोग पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ तारा जी की शक की सुई बार बार सरला पर जा ही रही थी, पर कोई साक्ष्य नहीं होने की वजह से चुप हो जाती। उधर रात को रामदीन बिना अपनी परवाह किए बहू रानी को सबकी नज़रों से बचाकर स्टेशन तक पहुंचा देता और जैसे ही माही ट्रेन में बैठती है वैसे ही ट्रेन की सीटी बज उठती है। ट्रेन के खुलने का सिग्नल पाकर रामदीन माही से विदा लेते हुए कहता है, अच्छा बहू रानी, अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।
ऐसा कहकर रामदीन जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही माही उसे पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है, काका, आज आप लोगों की वजह से मैं उस नर्क से निकल पाई। शायद इस एहसान का बदला इस जन्म में ना चुका पाऊँ, पर अगले जन्म में ज़रूर चुकाऊंगी, ये वादा है। इतने बड़े घर की बहुरानी को पैरों में झुकते देख रामदीन कहता है, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें बहुरानी, ये तो इंसानियत के नाते हमारा एक फ़र्ज़ है जो हमने निभाया, और आप इतने बड़े घर की बहू होकर मुझे जो इतना सम्मान दे रही हैं उसका क्या बहुरानी। इतने बड़े घर की बहू सुनकर माही की आंखें डबडबा जाती हैं। फिर वो आंखों के नीर को रोकते हुए कहती है, काका, अब मैं भी आपके समान हो गई हूँ, कोई ऊंच नीच नहीं। बड़े घर की बहू को आज आप लोग की बदौलत मैंने पीछे छोड़ दिया है, और इसीलिए अब आप हक से हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। जी बहुरानी, खूब खुश रखे आपको भगवान। ऐसा कहकर रामदीन ट्रेन से उतर जाता है और ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाती है। ट्रेन की बढ़ती रफ्तार के साथ माही के जीवन का कड़वा सच भी इन हवाओं के साथ कहीं पीछे छूटता चला जा रहा था। अपनी बेटी को सीने से लगाए अतीत की कागज से छलकते दर्द को एक एक करके आंसुओं संग बहाई जा रही थी, ताकि आने वाले कल में उसके अतीत का एक भी अंश शेष ना रहे। कि तभी अचानक उसे सरला काकी की चिट्ठी की याद आती है और वो जल्दी से वो चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, आज आपके साथ मैं भी अपने पापों से आज़ाद हुई हूँ। जाने अनजाने में मैंने आप दोनों बहुरानी का साथ ना देकर बहुत गलत किया, जिसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मैं चाहती तो आपकी तरह पारुल बहुरानी को भी इस नर्क से निकाल सकती थी, पर मैं डर गई थी अपने भविष्य को लेकर। इस घर के एहसानों तले उम्र भर के लिए दब चुकी हूँ। इस घर ने मुझे रोजी रोटी दिया, भोला बिमला जैसे लोग दिए, इन लोगों का प्यार सम्मान मिला, इन सब में मैं भूल गई आप लोगों की तकलीफ़ को, दर्द को, आपकी घुटन को, जो आप लोगों को रोज़ थोड़ा थोड़ा डसती थी। पर अब मुझे ये सुकून है कि मैंने किसी के प्राणों की रक्षा की है और उसे एक नई ज़िंदगी देने में कामयाब हूँ। अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक सुकून से जी पाऊँगी। फिर आगे लिखा था, आप खंडवा पहुंचकर सागर चले जाइएगा, वो भी किसी लोकल गाड़ी से, ताकि इन लोगों को पता नहीं चले। अगर ये लोग ढूंढना भी चाहेंगे तो सिर्फ खंडवा तक ही ढूंढ पाएंगे, उसके बाद इन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। खैर, सागर पहुंचकर आप इस पते पर जाना जो मैं यहाँ लिखी हूँ। वहाँ आपको मेरी दूर की मौसी की बेटी कुसुम मिलेगी, जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैंने उसके नाम की एक चिट्ठी भी आपके बैग में रखी है, जो पहुंचते ही उन्हें दे दीजिएगा। वो ज़रूर आपको अपने घर में शरण देंगी, और तब तक अपने माता पिता से दूर ही रहिए जब तक सब ठीक नहीं हो जाता है। अच्छा, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा बहुरानी, और अपना और आन्या बेबी का ख्याल रखिएगा। सरला काकी। सरला काकी की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माही बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि एक वो थी जो उसे समझती थी उस घर में। खैर, रात के अंधकार के बाद सवेरा भी होता है, और उसी उजाले की खोज में माही अपनी 6 साल की बेटी के साथ निकल पड़ी थी एक नई राह पर। सुबह की ठंडी हवाएं और सूरज की प्रखर रोशनी के साथ माही की आंख खुलती है और ट्रेन की खिड़की से वातावरण की खूबसूरती को ऐसे देखती है जैसे कोई नया बच्चा अपनी माँ की कोख से निकलकर रोशनी को देखता है। माही आज कितने सालों बाद खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना ही उदासी और ना बोझिल होती जिंदगी का दर्द झलक रहा था। आज सच मायने में माही सिर्फ माही थी, जिसके आगे पीछे कोई बड़े घर की बहुरानी का टैग नहीं था। वो खुश थी खुद को और अपनी बच्ची को आज़ाद देखकर। वो निश्चिंत थी अपनी अन्या के लिए, जो भविष्य में पैसों की बलि चढ़ने से बच चुकी थी। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की साफ रेखा दिखाई दे रही थी, जो अपनी बच्ची के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर जतन करने की राजी थी। आगे का सफ़र आसान तो नहीं था, पर बीते कल से अच्छा जरूर होगा, ये विश्वास था माही को। अभी आहिस्ता आहिस्ता माही अपने जीवन की खुशियों को बटोरना सीख रही थी कि तभी ट्रेन की रुकने की आहट होती है। बाहर देखा तो खंडवा स्टेशन आ चुका था। अन्या को गोद में लेकर माही भी और वो लोगों के साथ नीचे उतर जाती है। फिर वहाँ से सागर के लिए बस ले लेती है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद उस गांव में पहुँच जाती है जहाँ का पता सरला काकी ने दिया था। लोगों से पूछकर कुसुम काकी के घर तक पहुँच भी जाती है, और पहुँचते ही कुसुम काकी की सरला काकी की चिट्ठी देती है और कहती है, ये सरला काकी ने दिया है, मुंबई वाली, और मैं माही हूँ। ऐसा कहकर माही कुसुम काकी का पैर छूकर प्रणाम करती है। अच्छा,
कहकर कुसुम चिट्ठी पढ़ती है जिसमें सरला काकी ने माही के बारे में बताया था। इसलिए बिना कोई सवाल किए कुसुम काकी माही को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती हैं। पर माही के लिए अपनी और अपनी बच्ची की ज़िंदगी काटना आसान नहीं था। इसलिए कुछ दिनों बाद कुसुम काकी की मदद से वहीं स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेती है और साथ में आन्या का भी दाखिला उसी स्कूल में करवा देती है। उधर खन्ना परिवार में उथल पुथल मच चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो माही के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उसके घर से विदा ले चुकी थी। कई दिनों तक पता करने के बाद भी माही का किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उधर जब मिस्टर बक्सी को पता चलता है कि माही रमेश को छोड़कर जा चुकी है तो वो भी एग्रीमेंट साइन करने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल पार्टी वाले दिन मिस्टर बक्सी इतने अधिक टल्ली हो गए थे कि उन्हें होश ही नहीं था और इस वजह से उस रात साइन नहीं कर पाते। और एक ये दिन जब उन्होंने रमेश की कंपनी में इन्वेस्ट करने से ही मना कर दिए। एक साथ इतना बड़ा नुकसान देखकर जतिन जी को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। एक एक करके खन्ना परिवार ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। शायद ये उनके कर्मों का ही फल था जो एक एक करके अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। काफ़ी पैसे इलाज में खर्च करने के बाद जतिन खन्ना ठीक होकर घर आता है, पर अपने बंगले में नहीं बल्कि एक 3 BHK के फ्लैट में जो रमेश ने सारे पैसे कर्जदार को चुकाकर बचाकर खरीदा था। खैर, अब तक माही रमेश से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी थी और वक्त के साथ जीना भी सीख ली थी। चुनौतियाँ तो कई आई जिंदगी में, पर उस चुनौतियों से लड़ना अब माही बखूबी जानती थी। कुछ सालों बाद वो अपने माता पिता से भी मिली जो अब बूढ़े हो चुके थे, पर परी और सौरभ को गर्व था अपनी बच्ची पर कि वो ज़िंदगी से हार ना मानकर उससे लड़ना सीख लिया है। आज भले ही माही के पास 10 तोला सोना नहीं था और ना उसे पहनकर सब पर हुक्म चलाती थी, पर गांव में उसकी एक इज्जत थी, एक ओहदा था टीचर साहिबा का जो झुककर उससे सम्मान देते हैं। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।